हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का लेट्स बी लिटरेट में। और जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूपी एसएससी पेट की जो मुख्य मुख्य चैप्टर हैं उनके बारे में। यानी कि अब तक हमने कंप्लीट पॉलिटी के चैप्टर डिस्कस कर रखे हैं। यानी ये पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने 2 क्लासेस में कवर कर रखे हैं। पहली क्लास थी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के अधिनियम तक था, और दूसरे में मैंने मुख्य जो आर्टिकल हैं वो कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिमालयी नदियों के बारे में। यानी कि हिमालय की जो मुख्य नदियाँ हैं 3, उनके बारे में आज क्लास होगी। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने मैप भी बना रखा है, मैप से समझेंगे आसान भाषा में। और आगे की जो वीडियो होगी उस पर गंगा के बारे में बना देंगे, फिर अगली जो वीडियो होगी उस पर हम बना देंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, तो आपके पेट में एग्जाम है, पेट में जो सिलेबस है उसमें क्या है, उसमें दे रखा है नदियाँ, भारत एवं विश्व की नदियों के बारे में। तो हम भारत की पढ़ देते हैं, विश्व की बाद में कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? तो आज का चैप्टर जैसा कि आपने देख रखा है, ऊपर डाल रखा है मैंने हिमालयी रिवर्स यानी हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ क्या हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पेन और पेपर ले लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो जैसा ऊपर लिखा है हिमालयी नदियाँ, यानी क्या मतलब है, हिमालय की नदियाँ या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के बारे में बताया गया है। पहली बात यह है, इन नदियों में क्या है, इन नदियों से क्या है, ग्लेशियरों का पिघलना है, और ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद पानी बनता है, और पानी बनने के बाद वो पानी बहता है, उनसे क्या होता है, नदियों का विकास होता है। तो ये नदियाँ कहाँ से बनती हैं? हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने से। अब ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ होती है। बर्फ कब बनती है? जब जमीन से कोई भी पहाड़ी 4400 मीटर की ऊंचाई पर होगी। ठीक है, यानी किसी पहाड़ी की चोटी अगर जमीन से 4400 मीटर ऊंची है तो वहाँ को क्या होगी, वहाँ बर्फ जमना प्रारंभ हो जाएगी। क्या होगा? बर्फ जमना प्रारंभ हो गए। तो हिमालय की जो नदियाँ पहाड़ियाँ हैं जो वो कितनी है, औसतन 6000 मीटर। यानी सभी को अगर मिलाएं तो औसतन 6000 मीटर निकलता है। यानी 6000 मीटर से ऊंची हैं वो पहाड़ियाँ। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बर्फ ज़्यादा जम रही है। बर्फ जम रही है तो बर्फ पिघलेगी भी, और बर्फ पिघलेगी भी तो पानी वही बहेगा, और पानी बहेगा तो पानी को जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ से वो अपना बहाव प्रारंभ कर देंगे। तो इसी प्रकार क्या है, इन नदियों में क्या है, बर्फ से पानी बनता है ग्लेशियरों के पिघलने के कारण। ठीक है, अब ये बात, एक बात और हो जाती है, ये नदियाँ कैसी हैं? ये दोनों नदियाँ हैं पूर्ववर्ती। कैसी हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती का से क्या है, हिमालय के निर्माण से भी पहले की हैं। यानी जब हिमालय नहीं था उससे भी पहले ये बन रही थी। हिमालय के निर्माण से पहले भी नदियां बन रही थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हिमालय के निर्माण से पहले थी तो हिमालय तो भाई 6000 मीटर अब है, तो पहले तो पहाड़ियां होंगी नहीं। गलत बात, पहले यहाँ पहाड़ियां थी, हिमालय के निर्माण से भी पहले पहाड़ियां हैं। जैसा कि आप पढ़ेंगे हिमालय के विस्तार में, जब हिमालय का विकास होगा तो यहाँ का जो बृहद हिमालय है, सॉरी ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय काराकोरम जो श्रेणी आती है वो पामीर के पठार से लिंक्ड है। पामीर के पठार से लिंक्ड है, जिससे क्या होता है, कुल्लून पर्वत चीन का निकलता है। और अच्छा, पामीर का पठार कहाँ है? ईरान के अंतर्गत, वो मध्य एशिया में, यहाँ मध्य एशिया आता है, उसके अंतर्गत आता है। मध्य एशिया के जैसे देश आपने पढ़े होंगे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे देश मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य एशिया से ये लिंक्ड है काराकोरम, कुल्लून पर्वत, तो ये पहले से है, हिमालय के निर्माण से पहले की। तो इनकी जो पहाड़ियां हैं पहले से ही 6000 मीटर की हैं। यानी कि जैसे काराकोरम है, ये हिमालय का वास्तविक हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे कुल्लून पर्वत है चीन में, उसका वो क्या है, वास्तविक हिस्सा नहीं है हिमालय का, वो बाद का है, लेकिन हिमालय बन गया है तो उसके साथ चिपट गया, तो सारा का सारा हिमालय में काउंट हो जाता है। क्लियर बात है? उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या है, ये नदियां कैसी हैं? पूर्ववर्ती। कौन सी 3 नदियां पूर्ववर्ती हैं? कौन सी है? मैंने लिखा है सिंधु, सतलज, ये वाली सतलज है, ये सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां कैसी हैं? पूर्ववर्ती, यानी हिमालय के निर्माण से पहले की नदियां हैं। इन तीनों नदियों का विकास कहाँ से होता है देखते हैं। तो चीन में यानी ये क्या है, भारत है, ये नेपाल है, ये चीन है। ये चीन में एक जगह है, एक ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। यहाँ पे ग्लेशियर है चेमा युंगटुंग ग्लेशियर। ये चेमा युंगटुंग ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, पिघलने के बाद क्या होता है, पानी बनता है, और यहाँ पे एक खाली जगह है, उस पर क्या है, झील का निर्माण होता है। झील कहाँ होती है? जहाँ पानी भर जाएगा, झील का निर्माण होता है। उस झील को नाम क्या देते हैं हम? मानसरोवर झील। क्या नाम देते हैं? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इसी मानसरोवर झील से क्या होता है, नदियों का विकास होता है, यानी नदियों का उद्गम होता है। नदियों का उद्गम कौन कौन सी 3 नदियां?
सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बारी बारी से हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कहाँ से निकलती है, कैसे है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और क्या होता है, भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से जाने के बाद ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, चलिए देखिए, ये 3 पहाड़ियां हैं हिमालय की। ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय की बोली जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ से जब मानसरोवर झील निकलती, मानसरोवर झील से जब नदी निकलती है सिंधु, तो भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करती है तो लद्दाख और जास्कर सीढ़ियों के मध्य से होकर गुजरती है, इन दोनों के बीच से गुजरती है। तो यहीं पे एक शहर है, नाम है लेह। तो सिंधु नदी के बाएं तट पे क्या है, लेह शहर बसा हुआ है। लेह शहर बसा हुआ है बाएं तट पे, यहाँ पे बाएं तट पे है। इसके बाद ये नदी यहाँ से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने के साथ साथ ये क्या जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम में सीधा छोटे से पॉइंट पूछता है। लेह से इसमें छोटी छोटी नदियाँ हैं जो भी मिल जाती हैं भारत में। जैसे एक है नुब्रा नदी, कौन सी है, नुब्रा नदी, ये ससाइमी ग्लेशियर को पिघलने से निकलती है। एक है श्योक नदी, ठीक है, एक है श्योक नदी। ये मैंने 2 ही बताई हैं, अभी किस में मिली हैं, झेलम नदी में, सिंधु नदी में, नुब्रा और श्योक। जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में छोटी छोटी 4 नदियां और हैं जो और मिल जाती हैं। क्या नाम है, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल। स्वात, कुर्रम, काबुल, गोमल, ये 4 नदियां जो हैं पाकिस्तान में मिल जाती हैं, बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। दूसरी नदी जो है हमारी, ये है कौन सी, सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज। सतलज नदी मानसरोवर झील का एक छोटा सा हिस्सा है, राकसताल झील। नाम क्या है, राकसताल झील। इस राकसताल झील से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है ये रोहतांग दर्रे के समीप से। कहाँ से, सॉरी, बाराचाला दर्रे के समीप से, बाराचाला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद ये भारत में प्रवेश करने के बाद ये कौन सी जगह आती है, पंजाब की एक जगह है। भारत में 2 राज्यों से मिलती है ये, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंजाब में एक जगह है कपूरथला। क्या जगह है, कपूरथला। कपूरथला में एक नदी है ब्यास नदी, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और वहाँ से करती है। और ये यहाँ पे कपूरथला मिल जाती है और यहाँ पे एक बांध है, निर्माण हुआ है, इसका नाम है हरके बैराज। क्या नाम है, हरके बैराज। हरके बैराज से ही प्रवेश करती मिल जाती है, यानी ये नदी जो है पाकिस्तान में नहीं जाती है, ये भारत में ही किसमें मिल जाती है, सतलज नदी में। यहीं से एक नहर निकाली गई है, नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिम में जो जिले हैं उनमें पानी की पूर्ति करती है। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। आप पॉइंट नोट करते चलिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे करती है, ये चली जाती है कहाँ पे, यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट। कौन सी जगह है, मिठानकोट। और ये मिठानकोट में जाकर के मिल जाती है, जहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, पंचनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचनद, यानी 5 नदियों का समूह होता है पानी का। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 नदियाँ हो गई। ठीक है, सिंधु और सतलज, दोनों नदियाँ कहाँ बहती हैं, 3 देशों में बहती हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान। क्लियर बात है, आगे बात करते हैं। एक नदी हमारी झेलम नदी। ये झेलम नदी क्या निकलती है, जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील है। कौन सी, शेषनाग झील, वहाँ से निकलती है। और निकलने के बाद वहीं पे विसर्पण करती है। विसर्पण करने के बाद में एक झील का निर्माण करती है वहीं पे। ठीक है, और ये जब ये भारत में जब बहती है तो यहाँ पे क्या करती है, थोड़ी सीमा के साथ बहती है। किसकी, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और सीमा बनाने के बाद चली जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है। पहले किससे मिलती है, चिनाब नदी से। ठीक है, और चिनाब नदी बाद में किससे मिलती है, चिनाब नदी में एक नदी मिल जाती है रावी, तब वो नदी जाके मिलती है आगे किसमें जाके, सतलज नदी में। देखना है यहाँ पे। ठीक है, पहले समझ लीजिए कहाँ से कौन सी निकल रही है। ठीक है, चिनाब नदी। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 2 धाराओं से, ब्यास कुंड से निकलती है। कौन सी जगह, ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, नहीं, रोहतांग दर्रे से केवल 2 नदियां निकलती हैं, रावी और ब्यास, माफी चाहूंगा यहाँ पे। तो क्या है, ब्यास कुंड से 2 नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा। क्या नाम है, चंद्रा और भागा। ऊपर वाली चंद्रा होती, नीचे वाली भागा। चंद्रा और भागा के मिलने से
एक दोनों नदियों के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है, नाम पड़ता है चिनाब नदी। और ये चिनाब नदी क्या करती है, यहाँ पे विसर्पण करती है। विसर्पण करने के बाद सीधे कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में झेलम नदी क्या मिलती है, चिनाब नदी से पहले मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रोहतांग दर्रे के पास से दो नदियाँ निकलती हैं, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, रावी और ब्यास। तो रावी नदी क्या करती है, यहाँ से बहती है और ये पहले किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में। किस में मिल जाती है, चिनाब नदी। ब्यास नदी मैंने आपको बताया ये सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले झेलम नदी मिलती है चिनाब में, रावी नदी मिलती है चिनाब में, तब चिनाब नदी जाके मिलती है किसमें, सतलज नदी में, और तब सतलज नदी मिल जाती है किसमें जाके, सिंधु नदी में। क्लियर बात है, उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बारी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, ये भी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश। इसे भी, ये भी क्या है, एक नदी पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है, पूर्ववर्ती। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है, 2900 किलोमीटर। जिस समय भारत में जो लंबाई है इसकी है वो है 1114 किलोमीटर। कितनी है, 1114 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है, क्या नाम है, सिंधु नदी की। सिंधु नदी भारत की वो लंबाई कितनी, 2880 किलोमीटर। इसकी जो भारत में लंबाई है वो 1407 किलोमीटर है। कितनी है, 1407 किलोमीटर है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसको। तो ये 3 देशों में रहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। क्लियर है। इसको 4 नामों से जाना जाता है, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। सांगपो इसको चीन में कहते हैं। जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, कौन से करती है, अरुणाचल प्रदेश से।